सबसे पहले तो जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी वहीं से शुरू करूंगा, ठीक है। लास्ट क्लास में आपने कुछ नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, पढ़े थे, ठीक है। एक बार उसे रिवाइज कर लें, ठीक है, उसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए उसको समझने से पहले। रेजिडेंट्स और सिटीजन में डिफरेंस सबको पता है, ठीक है। फैक्टर इनकम का मीनिंग पता क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ इनकम पता है सबको, फैक्टर जो अलग अलग होते हैं वो सबको पता है, ठीक है। ये दो चीजें पता है तो ऑलमोस्ट सारी चीजें उसमें हो जाएंगी। सबसे पहले एक टर्म आता है ग्रॉस और एक टर्म आता है नेट, ठीक है। कुछ टर्म सिर्फ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनली उन चीजों पे जाएंगे। एक टर्म होता है डोमेस्टिक और एक होता है नेशनल, ठीक है। उसके बाद एक टर्म उसी में आपने पढ़ा होगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट पे कॉस्ट नहीं होता, मार्केट में हमेशा प्राइस होता है, ठीक है, मार्केट प्राइस। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके अलावा एक वर्ड है, ठीक है। ओवरऑल ये टर्म्स हैं, अगर ये टर्म समझ में आ गए तो वो इजीली समझ में आ जाएगा आपको, जो वो चार्ट जो सर्कल जो बनाया होगा कल, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रॉस, पढ़ चुके हो, अब तो जवाब देना चाहिए। ग्रॉस क्या होगा, टोटल, सिंपल। ग्रॉस क्या होता है, टोटल, ठीक है, इसको मैं सिंपल कहता हूं टोटल। नेट क्या होगा फिर, व्हाट इज नेट, फाइनल जिसे हम कह सकते हैं। टोटल के अलावा फाइनल भी होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, हम सिंपल सा एक टैक्स का एग्जांपल कुछ दिन पहले पढ़ा था हमने, ठीक है। जैसे हम टोटल टैक्स कितना कलेक्ट करते हैं देश में, दैट इज ग्रॉस। लेकिन हमारे पास वो पूरा का पूरा टैक्स बचता नहीं है ना, बचेगा कितना, उसको कलेक्शन करने में जितना खर्चा आया है वो माइनस करना पड़ेगा, वही तो हमारी बचत है, उसको नेट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, नेट बोलेंगे। तो नेट को हम फाइनल कह सकते हैं, नेट को हम फाइनल कह सकते हैं। ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला निकालना पड़ता है दैट इज ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। हर साल जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको प्रोडक्शन को करने में हमारी कुछ वैल्यू खर्च हो जाती है। सिंपल, जैसे मुझे यहां से सिला बाईपास जाना है तो कुछ पेट्रोल का खर्चा उसमें आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर कोई बोले कि यहां से वहां तक जाने में अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है, टैक्सी वाला अगर कोई है, तो उसमें उसको उसकी टायर की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, उसकी पेट्रोल की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। एक्चुअल बचत तो उसकी वही हुई, एक्चुअल बचत यही हुई। तो बेसिकली जब हम नेट निकालते हैं तो जब प्रोडक्शन जो हमने किया है उसमें जो खर्चा आया है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, दिस इज डेप्रिसिएशन। सिंपल है, तो दैट इज नेट, तो नेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो डोमेस्टिक में हम किसी टेरिटरी की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक का क्या मतलब हो जाता है कि हम किसी ना किसी टेरिटरी की बात कर रहे हैं, कि किसी एक एरिया के अंदर, किसी भी एक एरिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ है तो हम काउंट करेंगे, उसको डोमेस्टिक बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं तो नेशनल में हम टेरिटरी की नहीं बात करते, वहां नेशनल्स की बात करते हैं। किसी एक नेशन के लोगों के द्वारा जब प्रोडक्शन किया गया है तो हम वो नेशनल बोलेंगे, क्लियर है। तो यहां पर नेशनल में टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, नेशनल्स का आएगा। या फिर इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं सिटीजन्स का आएगा। अब वो सिटीजन जरूरी नहीं है कि भारत में ही प्रोडक्शन कर रहे हो, फॉरेन में भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो वो भी भारत के प्रोडक्शन में इंक्लूड माना जाएगा। या दूसरे शब्दों में कहें, जो भी हमारा अगर भारत में फॉरेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमें भारत के प्रोडक्शन में से माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ग्रॉस से नेशनल अगर हमें निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्लस या माइनस, अगर ज्यादा है
नेट फैक्टर का मतलब यही होगा, अगर हम इसको भी समझें, NFI ये लिखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट बोला है यहां पे भी, यहां पे वर्ड क्या है नेट, कि जितना फॉरेनर्स ने किया उसको माइनस कर दो, जितना इंडियंस ने बाहर प्रोडक्शन किया उसको प्लस कर लो, तो नेट आ जाएगा। दोनों को प्लस माइनस करके जो रिजल्ट आएगा दैट इज नेट। तो नेट क्या है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब प्रोडक्शन, या फिर जिसको अगर सिंपल शब्दों में कहें, हमारा लैंड, लेबर, लैंड को रिसोर्सेज कहना ज्यादा बेटर होगा, रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके द्वारा कुछ भी चीज कमाई गई है वो हमारा नेट मतलब फैक्टर इनकम होता है। जैसे एग्जांपल लें, इसको अगर हम एग्जांपल के रूप में समझे कि मान लो कोई एक मेरा फ्रेंड है जो यूएसए में रहता है, वो इंडिया का नेशनल नहीं है, लेकिन उसने मुझे एज ए गिफ्ट $100 भेज दिए, आए तो इंडिया में, लेकिन वो फैक्टर इनकम नहीं है, लेकिन वो फैक्टर इनकम नहीं है, इसीलिए हम उसको यहां नहीं जोड़ेंगे। यहां सिर्फ वो जोड़ेंगे जो या तो हमने कोई रिसोर्स वहां परचेज किया उससे प्रोड्यूस हुआ हो, या फिर यहां से जो लेबर गया उसने प्रोड्यूस किया हो, या फिर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया उससे आया हो, या फिर एंटरप्रेन्योर के द्वारा कमाया गया प्रॉफिट के रूप में, तभी हम उसको नेट फैक्टर इनकम में बोलेंगे। अब जो फॉरेनर्स में इंडिया में नेट फैक्टर इनकम कमाई है उसको माइनस कर दो, इंडियन से जो बाहर कमाया है वो प्लस कर दो, सिंपल है। नेट फैक्टर इनकम तो हमारा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक में से अगर ज्यादा है तो प्लस कर दो, माइनस कर दो, कम है तो माइनस कर दो, ठीक है, जो नेगेटिव वैल्यू आ जाए, फॉरेनर्स माइनस में इंडियंस का करके हो जाएगा। तो इससे डोमेस्टिक से हम नेशनल निकाल सकते हैं, वर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को सिंपल समझे, एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो फैक्ट्री में बाहर नहीं बेचना, उसका प्रोडक्शन कितने रुपए में हुआ है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। किसी भी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी भी यूनिट का प्रोडक्शन किस प्राइस पे हो रहा है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्लीट। मार्केट प्राइस क्या है, कि फैक्ट्री से निकलने के बाद उसे बाहर कितने रुपए में मार्केट में बेचा जा रहा है, ये प्रोडक्शन नहीं है, मार्केट में बेचना है। अब जब मार्केट में बेचा जाएगा जीएसटी भी लगेगा, हो सकता है सरकार उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रही हो तो उसके ऊपर सब्सिडी भी दे सकती है। जो फाइनल प्राइस किसी कंज्यूमर को पड़ रहा है दैट इज मार्केट प्राइस, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। तो क्या मैं इसको कंज्यूमर्स प्राइस कह सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिंपल है, ये वर्ड्स क्लियर है, ठीक है। अब हम हमारे उस टेबल पर चलते हैं जो आप लोगों ने बनाई, ठीक है। सबसे पहले जीडीपी, मुझे पहुंचना कहां है, मुझे पहुंचना है नेट नेशनल इनकम पे। मुझे कहां पहुंचना है, नेट नेशनल इनकम पे। वो क्या होती है उसके पहुंच के तब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जीडीपी है, जीडीपी हम इसको काउंट करेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन का ही तो बताना ना हमें, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जो फाइनल गुड्स विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम जो हुए हैं किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में। सिंपल है, ग्रॉस का मतलब मुझे पता है टोटल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक का पता है विद इन अ टेरिटरी प्रोडक्शन। तो टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ टेरिटरी विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, जनरली अ ईयर। ये बात समझ में आ गई, तो यहां पर उनका फाइनल प्राइस हम ले लेंगे। अब उसके बाद अगर मुझे इसी से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं टैक्स ऐड कर देता हूं और सब्सिडीज माइनस कर देता हूं, कर सकता हूं, ठीक है। अब इस जीडीपी से अगर मुझे इसको नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना हो तो मार्केट प्राइस पे ही बना देता हूं, सब चीज मार्केट प्राइस पे ही चलने दो आगे। जीडीपी से एनडीपी बनाना तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ये करना है ना, ठीक है। तो यहां पर मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, इससे मुझे नेट नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाना है।
तो क्या करना पड़ेगा, अभी सिर्फ मैंने डोमेस्टिक को नेट में चेंज किया है, तो दैट मींस मैं यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये चेंज कर रहा हूं सिर्फ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट आया है एट मार्केट प्राइस, इसी को हम हमारी नेशनल इनकम भी बोलते हैं, या पूरा उसमें बोले तो नेट नेशनल इनकम बोलते हैं। कुछ साल पहले तक, 2017 से पहले तक, हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वाज द नेशनल इनकम, उसको सरकार ने चेंज कर दिया है। अभी जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आती है दैट इज कंसीडर्ड एज द नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं। ये बात क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसको चाहे सर्कुलर फॉर्म में लिख लो या लीनियर फॉर्म में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब उससे अगला कॉन्सेप्ट जो है आप एक इसमें क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट टाइम पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लोज्ड एंड द ओपन इकोनॉमी। डिफरेंस बिटवीन द क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी, क्या डिफरेंस होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी में आउटसाइड ट्रेड नहीं होता, विद इन कंट्री होता है। विद इन कंट्री होगा, और ओपन इकोनॉमी में फाइनेंशियली कंट्री इज ओपन टू आउटसाइड या आउटसाइड वर्ल्ड, कह सकते हैं हम। ठीक है। इंडिया के केस में अगर मैं इसको कंसीडर करूं, क्लोज्ड इकोनॉमी या इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी के ऊपर अगर हमें बात करनी हो, इंडिया बिफोर 1991 वाज ऑलमोस्ट ए क्लोज्ड इकोनॉमी। कंप्लीट नहीं कहूंगा, ऑलमोस्ट ए क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि देयर वर रेस्ट्रिक्शंस इन द आउटसाइड ट्रेड। बाहर से बहुत ज्यादा सामान ना भेज सकते थे ना मंगा सकते थे। बाहर से कोई हमें लोन भी लेना है तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस थी, बाहर से किसी को पैसे भेजने हैं तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस थी, बाहर से किसी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो भी रेस्ट्रिक्शंस थी। तो हम कह सकते हैं कि वी वर कन्फाइंड टू ए डिफाइंड टेरिटरी, और आउटसाइड वर्ल्ड से वी वर नॉट हैविंग द ट्रेड। तो इस तरह की इकोनॉमी जहां पर ना तो इंपोर्ट्स ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता बिल्कुल क्लोज हो जाए। लेकिन इफ देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इन द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी है। वो अपनी इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हैं, क्लोज रखना चाहते हैं। यानी यहां से कोई भी सामान बाहर जाएगा तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होगी, बाहर से कोई भी सामान इसमें आएगा तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होंगी। व्हेनेवर देयर आर रेस्ट्रिक्शंस इन द ट्रेड हैपनिंग इन द वर्ल्ड मार्केट प्लेस, तब हम कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस ही उस इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना रही है। कह सकते हैं उस बात को जो 1991 से पहले इंडियन इकोनॉमी में होती थी। क्लियर है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाएगी जब भी रेस्ट्रिक्शंस होंगे ओवर द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं व्हेनेवर देयर आर नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैपनिंग इन अ कंट्री, तब हम उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कंसीडर करेंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो उसी का जस्ट अपोजिट ओपन इकोनॉमी क्या हो जाएगी? When a company is open for import as well as the exports, जब भी कोई कंट्री इंपोर्ट के लिए भी उतना ही ओपन हो, एक्सपोर्ट के लिए भी उतना ही ओपन हो, देयर आर मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस, तब हम कहेंगे, तब हम क्या कहेंगे कि वो ओपन इकोनॉमी है। रेस्ट्रिक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, ऑलरेडी कर चुके हो उनको भी। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कर चुके हो ना? किया है ये। रेस्ट्रिक्शंस जब भी हम बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस अगर हम बात करें तो दो टाइप के आपको दिखाई देंगे, एक टैरिफ बैरियर्स और दूसरा नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर कौन से होते हैं? कि कोई भी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसके ऊपर कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दें। जैसे एग्जांपल लें कि हमें इंडिया में हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बचाना है, क्योंकि हमारे यहां पर फार्मर्स की हालात उतने अच्छे नहीं है, हमारे यहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, तो इसीलिए हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। ये बात कह सकते हैं हम। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रखा है, वहां पर उनका एग्रीकल्चरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। दूसरे शब्दों में कहें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट
बाय डिफॉल्ट इंडिया में महंगे मिलेंगे, फॉरेन कंट्रीज में सस्ते मिलेंगे अगर वहीं प्रोड्यूस हुए। अब ऐसे में अगर हम बाहर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को इंडिया में आना अलाउ कर दें तो यहां के प्रोडक्ट कौन खरीदेगा जो कि नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो फार्मर्स जिनकी चिंता हम हमारी पॉलिसीज में करते हैं उसके अपोजिशन में मूव हो जाएगा। तो ऐसे में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्लेस बनाए रखने के लिए यहां पर जितना किसी भी चीज का प्राइस है हम उस पर उतना टैक्स लगा देते हैं कि ताकि इंडिया में आए तो उसका भी प्राइस उतना ही हो जाए। तो ये जो हमने टैक्स लगाया ताकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट बना सके, इसको मैं बोलता हूं टैरिफ बैरियर, जहां पर हम टैरिफ्स लगा करके इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन से होंगे, जहां पर जैसे एग्जांपल लें कि बाय चांस मुझे किसी भी चीज को जो इंडिया में आ रही है, कोई भी मशीन, उसे इंडिया में आने से रोकना है, लेकिन मैं उसके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकता हूं कि अगर आप टेक्निकली अगर इस मशीन में ये चीजें नहीं मिली तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। क्या कर सकता हूं, रिजेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने टैरिफ नहीं लगाया लेकिन फिर भी इफेक्टिवली उस इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर दिया। बात समझ में आ गई, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी में डिफरेंस ये है, यहां पर ट्रेड नहीं हो रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, यहां पर ओपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हैं। लेकिन ओपन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हम करेंगे तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो लगाए जा सकते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, इधर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ में डायरेक्टली हम टैक्सेस वगैरह लगा करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, नॉन टैरिफ में टैक्सेस नहीं बढ़ाने, हमें सिर्फ इस तरीके से उसको रोकना है कि अगले को ये ना लगे कि टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, जबरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। जैसे इंडियन गुड्स जब भी यूरोपियन मार्केट में जाते हैं तो वहां पर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने कुछ लगाए हुए हैं, यानी कोई भी प्रोडक्ट आता है वो उसमें केमिकल्स के प्रेजेंस को चेक करते हैं। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट इंडिया से पहुंचता है तो आकर के अपने लैब में टेस्ट करेंगे, केमिकल का प्रेजेंस देखेंगे और कोई भी केमिकल पाया जाता है तो उस पूरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। और इंडिया से बहुत सारा ऐसा एक्सपोर्ट ऐसा होता है जो हमें वापस लेना पड़ता है ड्यू टू दीज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूरोपियन कंट्रीज। ये बात समझ में आ गई। प्लस एक और रेस्ट्रिक्शंस अगर आप देखोगे, अभी यूरोपियन यूनियन ने अभी इसी साल से इफेक्टिव जो कार्बन प्रोडक्शन में अगर कार्बन ज्यादा एमिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी उन्होंने उसके लिए बेसिकली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके, उसको CBAM करके उसको बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कि जितना कार्बन आपने एमिट किया होगा उतना कॉस्ट आपको हाई रखना पड़ेगा। अब क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज एडवांस्ड कंट्री है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर दिया कि प्रोडक्शन के टाइम पे उनका कार्बन बहुत कम एमिट होता है। हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं बियर कर सकते क्योंकि वो कॉस्टली है। तो इसीलिए जब भी हम यहां कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कार्बन एमिशन होगा, और यूरोपियन कंट्रीज बोलती हैं देखो पॉल्यूशन का पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में अगर कोई कार्बन प्रोड्यूस करेगा तो वी विल पनिश देम बाय इंपोजिंग सम टैक्सेस ऑन दैट प्रोडक्ट और मटेरियल। तो उसको वो एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं जिसको हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म करके जानते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ये क्या हो गया, नॉन टैरिफ बैरियर। ये भी एक टाइप का क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, ओपन क्लोज में इतना ही था। अभी जो नेक्स्ट जो आप उसमें पढ़ोगे दैट इज अबाउट द इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन जब हम पढ़ेंगे तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, उनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए क्लियरली। क्या क्या है? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप की हो सकती है, दैट इज क्रीपिंग, देन उसके बाद गैलोपिंग। ठीक है, गैलोपिंग से पहले बीच में एक वॉकिंग भी आएगी, वॉकिंग, और इसके बाद आती है हाइपर इन्फ्लेशन।
ठीक है, तो ये पहले इन वर्ड्स को समझते हैं, फिर इन्फ्लेशन के रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन के जनरली दो रीजंस हम कंसीडर करते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक बोलते हैं जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें इन चीजों के बारे में इसमें जानकारी चाहिए। ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है हमारा इन्फ्लेशन का ये है। क्लियर है? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइंफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, इनको जानते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। लेकिन एकेडमिकली उसको लिखना हो तो क्या बोलोगे? whenever there is a general rise in the prices of the products। क्या बोलेंगे इसको? इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन द प्राइसेस। इसको मैं इन्फ्लेशन कह सकता हूं जब भी किसी भी चीज की कीमत बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन महंगाई ही है। तो इसका मतलब क्या है? whenever there is a general rise in the prices। इसका इंपैक्ट क्या होता है? जनरल राइज इन द प्राइसेस, इसका इंपैक्ट होता है इससे परचेजिंग पावर इरोड होती है। अब ये परचेजिंग पावर इरोड होना क्या है? जैसे मान लो मेरी जेब में 100 रुपए हैं, आज मैं उससे 1 किलो प्याज खरीद सकता हूं। मान लो आज मैंने नहीं खरीदे, महंगाई बढ़ गई, कल वो 120 रुपए किलो हो गए, तो क्या मैं 1 किलो प्याज कल खरीद पाऊंगा उसी 100 रुपए से? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब मैं 1 किलो की बजाय सिर्फ 800 ग्राम ही खरीद पाऊंगा। अब मैं 1 किलो की बजाय कितने खरीद पाऊंगा? 800 ग्राम ही खरीद पाऊंगा। मैथमेटिकली हो सकता है मैं करेक्ट नहीं हूं, लेकिन समझाने के लिए एग्जांपल ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर whenever there is a general rise in the prices, उसके साथ जो एसोसिएटेड इंपैक्ट है that is there will be erosion in the purchasing power of the people। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब इसी का जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन होता है। इसी का अपोजिट क्या होगा? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है whenever there is a general fall in the prices। whenever there is a general fall in the prices, कोई भी चीज 100 रुपए की मिल रही है, अगले दिन 80 रुपए की मिल रही है, सिंपल। तो इससे क्या होगा? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन क्या होता है? अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, इन्फ्लेशन को एक तरीके से समझते हैं, एक ग्राफ के तहत हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो 3 साल पहले किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज था, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है एबीसी, उसका 3 साल पहले कितना प्राइस था? 10 रुपीज। 1 साल के बाद, ये 2000 कब लिखा? 22 में मैंने, 2023 में उसका प्राइस बढ़कर के 15 रुपीज हो गया। ठीक है, उसके बाद 2024 में उसका प्राइस बढ़कर के 20 रुपए हो गया, और उसके बाद 2025 में उसका प्राइस बढ़ के 25 रुपए हो गया। क्या इन्फ्लेशन हमें दिखाई दे रही है इसमें? देयर इज अ जनरल राइज इन द प्राइसेस। ठीक है, यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर मैं इस ईयर से कंपेयर करूं तो आज तक इन्फ्लेशन बढ़ती आ रही है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन हमें दिखाई दे रही है कि पॉजिटिव है। ये बात समझ में है? ठीक है, लेकिन मेरा ये सेंटेंस जो मैंने बोला है ये पार्शियली इनकरेक्ट है। रेट ऑफ ग्रोथ यहां पर हर जगह पे बेशक पॉजिटिव है, बट इट इज डिक्लाइनिंग इन नेचर। कैसे डिक्लाइन हो रही है उसको समझते हैं। जब मैंने 10 से इसको 15 किया है,
यहां पर देयर इज 50% इंक्रीज इन द प्राइसेस। यहां पर कितना है? 50% इंक्रीज है। अगर मुझे सेम नेक्स्ट ईयर सेम रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए थी तो इसका 50% यानी 7.5 और जोड़ने पड़ते। यहां पर प्राइस शुड हैव बीन 22.5 बट इट इज 20। तो रेट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं है हर साल। रेट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग। ये बात समझ में आ गई? रेट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं है, ये डिक्लाइन कर रही है। और जब इन्फ्लेशन की रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन करे उस सिचुएशन को हम डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिसइंफ्लेशन। Whenever there is a decline in the rate of growth of inflation, ठीक है, या फिर this is a situation of the decline in the rate of growth of inflation. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, स्टैगफ्लेशन। इन दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश करें तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा डिफ्लेशन डिसइंफ्लेशन में। सिंपल सा है, यहां पर अगर किसी चीज का प्राइस 10 था, अगले साल अगर वो 8 हो गया है तो प्राइस ही घट गया है तो डिफ्लेशन है। लेकिन अगर ये 12 हुआ है, लेकिन अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा उससे पिछले साल कितना था। डिसइंफ्लेशन बताने के लिए हमारे पास उससे पिछले साल का डाटा भी होना चाहिए ताकि हम रेट ऑफ ग्रोथ देख सके वो बढ़ी है कि नहीं है। ठीक है, अगर इससे कम ही हो गया है प्राइस तो वो डिफ्लेशन होगा। डिसइंफ्लेशन में जरूरी नहीं है कि प्राइस कम हो, प्राइस अगले साल भी बढ़ सकता है लेकिन रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइन होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं। स्टैगफ्लेशन दो चीजों से बना, दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ वर्ड है। एक स्टैग्नेशन, दूसरा इन्फ्लेशन। एक स्टैग्नेशन और दूसरा इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह रुक जाना। तो जब भी इकोनॉमी की ग्रोथ रुकी हुई सी दिखाई दे, जब भी इकोनॉमी की ग्रोथ रुकी हुई दिखाई दे लेकिन इन्फ्लेशन नहीं रुक रहा हो, ग्रोथ रुक गई है, इन्फ्लेशन नहीं रुक रहा, ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट हमेशा कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैसे होगी समझते हैं इसको। इन्फ्लेशन जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए एक नेसेसरी एविल है। इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक नेसेसरी एविल है। ये जरूरी है, नुकसानदायक बेशक से, लेकिन जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है, अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसके प्राइस हमेशा बढ़ते रहने चाहिए प्रोडक्ट्स के। नहीं तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा किसी भी चीज में? अगर उसको लग रहा है कि कोई भी प्रोडक्ट आज भी 100 रुपए का बिक रहा है, 10 साल के बाद भी उसे 100 का ही बिकना है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा कभी भी। हमेशा उसको लगेगा कि अगर मेरा प्रॉफिट राइज हो रहा है तभी वो और ज्यादा उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तभी एक्सपेंशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो क्या होगा? अगले साल ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देगा, कम से कम उनकी तनख्वाह तो बचेगी। प्रॉफिट मेकिंग इज द सोल रीजन कोई भी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। प्रॉफिट मेकिंग इज द सोल रीजन। या तो इन्फ्लेशन बढ़ा दो ताकि उसका प्रॉफिट का हिस्सा वहां से निकल आए, वेजेस नहीं बढ़ाए बाकी किसी के, लेकिन खुद का प्रॉफिट तो बढ़ गया ना। या फिर दूसरा तरीका क्या है? प्राइस उतने ही रखो, मेंबर्स कम कर दो, उनकी पेमेंट कम देनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन्फ्लेशन अगर ना बढ़े तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ सकती है। इन्फ्लेशन जरूरी है अगर हमारी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने हैं। ये बात समझ में आ गई? स्टैगफ्लेशन ऐसी कंडीशन होती है यहां इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं कर रही, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है।
तो a situation whenever there is a high inflation along with the high rate of unemployment, ठीक है, which is assisted by a stagnation in the economy, इसको हम stagflation कहते हैं। ठीक है, जनरली आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये दो वर्ड उसमें दिखाई देंगे, तीसरा वर्ड गायब कर देते हैं, स्टैग्नेशन। तो इसीलिए इसको भी समझना जरूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट को। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन नेसेसरी एविल है, इसीलिए हम कभी भी ये टारगेट नहीं करते कि हमारा इन्फ्लेशन रेट 0 हो जाए। हमारा टारगेट हमेशा ये रहता है कि इन्फ्लेशन उस रेंज में रहे जिस रेंज में हम उसको संभाल सकते हैं और हमारी इकोनॉमी भी एक्सपेंड होती रहेगी। अदरवाइज इन्फ्लेशन के केस में इकोनॉमी इतनी फास्ट एक्सपेंड करती है कि लोग उसे संभाल नहीं पाते हैं। ज्यादा फास्ट ग्रो करना भी नुकसानदायक हो जाता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि फिर जो ब्रेक लगता है वो बहुत तेज ब्रेक लगता है। तो इसीलिए एक सस्टेन्ड ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी के लिए नेसेसरी होती है। उस सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए हमारी इकोनॉमी में जो टारगेट हमारे इन्फ्लेशन का, दैट इज 4% ±2%, यानी हम हमेशा इन्फ्लेशन को टैप करने की कोशिश करते हैं कि वो इस रेंज में रहे, विच इज बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द पीपल। इससे ज्यादा और इससे कम दोनों ही नुकसानदायक है। इससे ज्यादा और इससे कम दोनों ही हमें नुकसानदायक है, दोनों। इसीलिए हम इसीलिए ब्रैकेट चूज किया हुआ है कि इसके बीच में रहेगा, तो दिस इज यूजफुल फॉर द इकोनॉमी। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो हमने इस टारगेट को चूज किया हुआ है। अब इसके आधार पर अगर मान लो कोई भी फास्ट इकोनॉमी है, बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है और वहां पर इन्फ्लेशन भी 7%, 8% पहुंचा हुआ है और एक्सपेंशन भी बहुत तेज चल रहा है, इस टाइप की इकोनॉमी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ओवर हीटिंग इकोनॉमी। उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर हीटिंग इकोनॉमी, कि उसने मशीन इतनी तेज चला रखी है कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है और वो गर्म हो चुकी है। तो इसको हम फास्ट एक्सपेंडिंग इकोनॉमी को विद अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन जहां पर 6 से 8% आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज ओवर हीटिंग इकोनॉमी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये वर्ड लिख लेना, कई जगह पे आपको देखने को मिल सकता है, ओवर हीटिंग इकोनॉमी। ठीक है, अभी इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स जो हमें करने थे। एक, सबसे पहले क्रीपिंग, फिर मैंने इसके बाद बोला वॉकिंग, गैलोपिंग, गैलोपिंग को मैं रनिंग भी कह सकता हूं, दिस इज ऑल्सो नोन एज रनिंग। ठीक है, और हॉपिंग भी बेसिकली इसको बोलते हैं। और तीसरा हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ इन्फ्लेशन का जो रेट है उससे डिफाइंड होते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी इज लेस देन 3%, तो उसको क्रीपिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर वही 3 से 10% के बीच में पहुंच जाए तो वो वॉकिंग हो जाएगा, जो जनरली ओवर हीटिंग इकोनॉमी का एक इंडिकेशन होता है। ठीक है, अगर यही इन्फ्लेशन 10 से बढ़कर के 50% के बीच की रेंज में आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैलोपिंग या फिर रनिंग। और यही इन्फ्लेशन 50% से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाए तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। रिसेंटली वेनेजुएला, टर्की, जर्मनी, ये सब रिसेंट एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, वेनेजुएला में तो मतलब ऐसा हुआ था कि उन्हें $1 ट्रिलियन का एक नोट छापना पड़ा था, इतना महंगाई वहां पर। डेली बेसिस पे प्राइसेस डबल हो रहे थे, डेली बेसिस पे। ठीक है, आज अगर किसी चीज का प्राइस 10 रुपए है तो अगले दिन जाओ तो 20 रुपए मिलता था। वो मतलब पूरा ट्रॉली भर करके भी नोट लेकर के जा रहे थे तो एक ब्रेड का पैकेट नहीं आ रहा था उसमें। परचेजिंग पावर इरोड हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो जाती हैं कई बार। क्लियर है? ये दोनों मैनेजेबल हैं, ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको मैनेज कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब इन्फ्लेशन के कुछ रीजंस हमें पढ़ने थे। इन्फ्लेशन के रीजन हमने 2 पढ़े। एक, दूसरा कॉस्ट पुश।
इन्फ्लेशन के दो रीजन पढ़े हमने, एक डिमांड पुल और दूसरा कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा और कॉस्ट पुश कब होगा, ये समझने के लिए सप्लाई और डिमांड के बीच में डिफरेंस समझते हैं। सप्लाई पता है सबको, ठीक है, कितना प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्शन यूनिट कर पाती है, दैट इज सप्लाई। अब उसको खरीदने वाले लोग कितने हैं, दैट इज डिमांड। उसको खरीदने वाले लोग कितने हैं, दैट इज डिमांड। अगर किसी चीज को खरीदने के लिए लोग लाइन लगा करके खड़े हैं तो उसकी कीमत बढ़ने वाली है, उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि वो डिमांड में है, सप्लाई उतनी है नहीं। तो लोग ज्यादा पैसे देकर के भी उसको जल्दी खरीदना चाहेंगे, क्योंकि लाइन में लगना किसी को पसंद नहीं है। सिंपल है, लाइन से हट करके बोलेंगे ठीक है 10 की बजाय मुझे 12 में दे दे, लेकिन पहले दे दे। ये बात समझ में आ गई। तो जब भी सप्लाई शॉर्ट हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो उसकी वजह से हमेशा इन्फ्लेशन होता है। उसी को मैं बोलता हूं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि डिमांड जब इन्फ्लेशन को पुल करे, डिमांड ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेशन खींचा चला है, दैट इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? तो इसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं, ईदर अ प्रोडक्ट इज इन शॉर्ट सप्लाई, या फिर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी हाई। दो कंडीशन हो सकती हैं, ईदर द प्रोडक्ट इज इन शॉर्ट सप्लाई और दूसरा द डिमांड इज वेरी हाई। तो उससे क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसी के अगेंस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट, जब हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन के दौरान अगर हमें प्राइसेस चीजों के ज्यादा देने पड़ जाए नॉर्मल से, जैसे एग्जांपल रॉ मटेरियल, कॉस्ट क्या पड़ेगा वो फाइनल कैलकुलेट करेंगे, रॉ मटेरियल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाए, वेजेस जो वहां पर लेबर काम कर रही है वो वेजेस अपनी हाई डिमांड करना शुरू कर दें कि हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, तो ऐसे में पर यूनिट कॉस्ट प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, उसको नुकसान में तो कोई नहीं बेचेगा, तो हमें उस प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जब इंटरनल कॉस्ट या फिर प्रोसेस किसी भी प्रोडक्शन की या फिर इंक्रीज इन वेजेस ऑफ लेबर, जब ये इनमें से कुछ भी चीज होगी, इंटरनल का मतलब है रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, इनमें से कुछ भी चीज होगी तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू राइज। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ी हुई कॉस्ट इज द इन्फ्लेशन। बढ़ी हुई कॉस्ट क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, तो ये अगले 3-4 जो क्वेश्चंस हैं उसमें हेल्प करेंगे आपको।